आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। अभी हाल ही में एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल है उसकी आंसर की जारी हुई है और आप सभी लोगों ने अपने आंसर की चेक भी कर लिया होगा। और उसी के साथ साथ जो अंडर ग्रेजुएट की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी बता दी गई है कि 7 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में इसकी परीक्षाएं आयोजित होंगी सीबीटी 1 की। तो उसको देखते हुए जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी सीबीटी 1 का, उसी के पेपर इस सीरीज़ में सॉल्व कराएंगे। तो ये पहला पेपर है जो कि 5 जून को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जहाँ पे होगी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम कितना कम से कम समय में कर सकते हैं वो सारे तरीके हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सलील का वेतन पहले 15% घटाया जाता है और बाद में 10% बढ़ा दिया जाता है। तो कह रहा है कि उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। तो इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आप इसमें नेट चेंज का फॉर्मूला लगा दीजिए कि पहले 15% की कमी हो रही तो -15 हो जाएगा और प्लस उसके बाद 10% की वृद्धि हो रही तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 15 गुणे 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये -5 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 में 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -6.5। यानी कि अगर जो उसका शुरुआती वेतन जितना भी था उससे अब 15% घटाने और 10% बढ़ाने के बाद से जो चेंज आएगा वो 6.5% की कमी आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका 100 मान के भी कर सकते हैं कि अगर शुरुआती वेतन उसका 100 था तो 15% की कमी के बाद कितना हो जाएगा, तो 85 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 85 में 11 का गुणा करना आसान है कि 5 लिखेंगे, 8 5 13 को 3 हो जाएगा और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 10 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 93.5 हो जाएगा। यानी पहले वेतन 100 था तो अब 93.5 हो गया। तो कितने की कमी हो गई है, तो 6.5 की कमी हुई है। तो इस तरीके से भी आपका आंसर 6.5% आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में AB 17, BC 8, CD 9 सेंटीमीटर, AD 12 सेंटीमीटर, AC 15 सेंटीमीटर दिया है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो मैं पहले चित्र बना के इसको समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये ABCD क्या है, चतुर्भुज है। नामकरण इसका कर देता हूँ। अब जितनी भी लेंथ दी है उसको भी लिख देता हूँ। तो AB 17 सेंटीमीटर, BC कितना दिया है तो 8 सेंटीमीटर, CD कितना दिया है तो 9 सेंटीमीटर, AD यानी कि ये लेंथ आपकी दी है 12 दिया है और AC यानी ये लेंथ कितना दिया है तो 15 दिया है। अब देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के बस जोड़ दीजिए तो भी आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो जब भी किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन फार्मूला होता है। वो क्या होता है, तो S ब्रैकेट में S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होता है। और जहाँ पे S क्या है तो ये अर्ध परिमाप है। तो अर्ध परिमाप मतलब क्या हो जाएगा कि तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए 17 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। यानी यहाँ से S की वैल्यू 40/2 यानी कि 20 आ जाएगी। इस फार्मूले में रख देंगे तो ये 20 है तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 में से A मतलब 17 मान लीजिए तो 17 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 20 में से 15 घटा दीजिए तो 5 हो जाएगा। 20 में से 8 घटा दीजिए तो 12 हो जाएगा। अब बस इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो देखिए 20 × 100 हो जाएगा, 12 × 36 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा। यानी 10 × 6 = 60 क्या निकल के आ जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से ऊपर वाले का निकाल देते हैं। तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए तो 12 और 15 कितना हो जाएगा 27, 27 में 9 जोड़ेंगे 36, 36/2 यानी कि 18 हो जाएगा। तो 18 इंटू 18 में से 12 घटा देंगे
तो 6 हो जाएगा, इंटू 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, इंटू 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अब बस इसका क्या निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो 6 × 18 और ये 18 है, दोनों में से एक 18 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाहर निकल के, तो बाहर हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। 18 में 3 का गुणा करेंगे, 18 × 3 = 54 हो जाएगा। तो ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 निकल के आ गया, नीचे का 60 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 × 5 = 11, 114 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% का है तो छूट प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मैं बता चुका हूँ कि जब भी वैल्यू आपकी परसेंटेज में पूछती है तो एग्जैक्ट वैल्यू से हमारा कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर मैं 100 मान लेता हूँ उसका सीपी, तो अंकित मूल्य क्या है उससे 30% अधिक यानी कि 130 हो जाएगा। और लाभ कितने का हो रहा है, 2% का लाभ हो रहा है, यानी कि 102 में बेच रहा है। तो देखिए 130 अंकित किया है और सेलिंग प्राइस 102 है, तो कितने की छूट दे रहा है, तो 28 की छूट दे रहा है। कितने पे, तो मार्क प्राइस पे हो जाएगा, यानी 130 पे। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 280, इसमें 13 से भाग कर देंगे तो 13 दूना के 26 हो जाएगा। 2 20 13 का में 13 यानी 21 दशमलव समथिंग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है राहुल की आय उसके पुत्र की आय से 3 गुनी है, यानी कि अगर उसके पुत्री की आय अगर x है तो राहुल की कितनी हो जाएगी, तो 3x हो जाएगी। ये राहुल क्या है, आय कह रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद उसकी आय उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 5 अधिक है। तो अगर 8 वर्ष करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, x + 8 उसकी पुत्री की आय हो जाएगी, और इसका क्या हो जाएगा, तो 3x + 8 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि उसके पुत्री की आयु की 2 गुनी, यानी कि इसका 2 गुना कर दिया जाए और उससे 5 अधिक है, यानी कि अगर इसमें 5 जोड़ दिया जाए तो राहुल की आयु की क्या हो जा रही है, बराबर हो जा रही है। तो यहाँ से आप x का मान निकाल दीजिए। तो देखिए 3x और ये 2x घट जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ पे 8 दूना के 16 हो जाएगा, 16 और 5 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। 21 में से 8 घट जाएगा, तो 21 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 13। आपसे पूछ क्या रहा है कि राहुल के वर्तमान आयु यानी कि 3x का मान पूछ रहा है, तो बस इसमें x का मान रख दीजिए। तो 3 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 × 39 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो यहाँ पे 30 वर्ष जो है ये गलत आंसर दिया है, ये नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर 39 वर्ष होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि इसका मान कितना होगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 में 7 का गुणा कर लेंगे तो 127 माइनस 23 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 × 21, 2 हो जाएगा, 7 दूना के 14 और 14 और 2 16 यानी 161 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 93 हो जाएगा। तो 127 में 93 जोड़ देंगे तो 7 और 3 10 हो जाएगा, और ये 9 2 11 1 12 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, और इसमें से 161 घटा देंगे। तो देखिए यहाँ से अगर घटा देंगे तो ये 0 है, यानी 10 में से 1 घटाएंगे तो लास्ट में 9 आना चाहिए, लास्ट में 9 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो देखिए 2/3 भाग तो तय कर लिया है, तो बचेगा कितना, तो 519 का कितना बचेगा, 1/3 भाग बचेगा। तो देख लेते हैं कितनी दूरी है, तो भाग कर लीजिए। तो 3 × 3 हो जाएगा, 2 21 3 7 21 3 3 9 यानी 173 किलोमीटर की दूरी बची है, और इसको तय कितने समय में करना है, तो 5/7 समय ले चुका है। तो बचेगा कितना, तो 2/7 समय बचेगा। तो 7 का 2/7 हम निकालेंगे तो कितना समय बचा है उसके पास, तो 2 घंटे बचे हैं। तो 2 घंटे में उसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो टोटल दूरी 173 बची है, समय 2 घंटा है, तो स्पीड बराबर दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा।
तो यहाँ से 2 से भाग कर देंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 2 8 16, 1 13, 2 6 12, यानी 86 दशमलव समथिंग, 86.5 ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि वह 66,000 बचाती है तो उसकी आय कितनी होगी। तो 45% अगर खर्च करती है तो इसका मतलब 55% क्या होगी, बचाती होगी। इस 55% की वैल्यू कितना दिया है, तो 66,000 दिया है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे, 11 से भाग करेंगे तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इधर भी 11 से भाग करेंगे तो 6,000 हो जाएगी। यानी 5% की वैल्यू अगर 6,000 है, आपसे उसकी आय पूछ रहा है, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 से 100 करने में 20 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो इधर भी हम 20 से गुणा कर देंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, और 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 के बाद से 4 जीरो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूब रूट 5832 डिवाइडेड बाई फोर्थ रूट 10,000 गुणे 5/24 गुणे 78 का सरलतम मान कितना होगा। तो देखिए, आप तो सबसे पहले इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए, फिर उसके बाद से इसका फोर्थ रूट निकाल लीजिए, फिर सॉल्व करिए, तो इसका आंसर जो होगा वो आप बताएंगे। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता, तो अगर ऑप्शन पे एक नज़र देखता मैं, तो सारे ऑप्शन आपके पूर्णांक हैं। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हर में कुछ बचेगा नहीं, सारी वैल्यू विभाजित हो जाएगी। तो 24 में हमें दिख रहा है कि 8 और 3 है। इधर हमें क्या दिख रहा है, तो ये 10,000 का जब फोर्थ रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि नीचे 10, 8 और 3 है। 78 में अगर हम करें तो एक फैक्टर आपको दिख रहा है कि 13 छक 78, यानी 13 दिख रहा है, यानी कि 10, 8, 3, इन तीनों में से कोई भी 13 को विभाजित नहीं कर पाएगा, यानी कि ऊपर 13 बचेगा, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। और अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो 13 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 है, 13, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बाकी आप और भी तरीके से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2x प्लस 5y, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 5y को सरल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो एक नज़र ऑप्शन पे ज़रूर देख लीजिए। इससे क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको लगाना है। तो अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो सारे ऑप्शन आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में है। इसका मतलब अगर हम एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर किसी में, दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से हम करेक्ट आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इस 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 5x का स्क्वायर करेंगे तो 5 बचे 25x स्क्वायर होगा, और यहाँ पे करेंगे तो 2 में 2x का गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, इसका मतलब जो इसका मान आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होंगे, दूसरा तीसरा जोड़ लेते हैं। तो 25 और 4 29, और 4 कितना हो जाएगा, 33x स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में प्लस में दिया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। तो देखिए, ये वरुण हो गए, ये आशीष हो गए, मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले जो है इस हॉल को 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 21 हो जाएगा दोनों का एलसीएम, 3 से भाग करेंगे तो 7 बार, 7 से भाग करेंगे तो 3 बार, यानी यहाँ से वरुण की एफिशिएंसी क्या निकल के आ गई, 3, और यहाँ से आशीष की एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगी, तो इस 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 निकल के आ गई। ये आशीष की एफिशिएंसी हो जाएगी। अब वापस अगर क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को कितने दिनों में पेंट कर सकता है। तो एक हॉल में एफिशिएंसी 21 है, तो ऐसे 4 हॉल यानी कि 21 × 4 हो जाएगा। इसको कितने दिन में पेंट करेगा, तो आशीष की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 4 से भाग कर देंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 21 दिन निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संपूरक कोण में से बड़ा जो कोण है छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण कितना होगा।
तो यहाँ पे कीवर्ड है संपूरक कोण, यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश के बराबर हो तो उन दोनों को क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री क्या है, अधिक है, यानी कि 180 में से मैं क्या करूँगा कि सीधे 28 माइनस कर दूंगा। तो 28 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी 152 आएगा। अब बस क्या करूँगा, इस 152 को 2 बराबर भागों में बांट दूंगा। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 सते 14, 1 12, 2 छके 12, यानी कि 76 हो जाएगा। तो अगर बड़ा वाला पूछता तो जो स्टार्टिंग में घटाए हैं बस जोड़ देते, तो ये आपका बड़ा वाला कोण हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कि छोटा कोण, तो छोटा कोण क्या हो जाएगा, 76 अंश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया है। अगर मैं इस कोण को अगर x मानता हूँ तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, x + 28 अंश हो जाएगा। और हम पता है कि दोनों का अगर योग करेंगे यानी कि x और प्लस x + 28 अंश, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 180 अंश के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके मैंने बस x का मान निकाला है, जो कि मैंने डायरेक्ट ऐसे निकाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड के साथ थीटा अंश का कोण बनाती है। तो मान लीजिए कि ये दीवार है, इससे एक मान लीजिए कि सीढ़ी ये टिकी हुई है जो क्षैतिज से थीटा अंश का कोण बनाती है। इस प्रकार की tan थीटा क्या है, तो 15/8 है। तो tan थीटा किसका अनुपात होता है, तो लंब और आधार का, यानी कि अगर ये 15 है तो ये 8 है। तो कह रहा है कि यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है, तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी, यानी इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या है कि यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, यानी कि यहाँ से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई यानी यहाँ तक, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 30 दिया है। लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, 15 है, यानी इसका दोगुना करने पे 30 होगा। आपसे पूछ क्या है कि दीवार से सीढ़ी के पाद, यानी इसकी, यानी 8 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो जब इस 15 की वैल्यू दोगुनी है तो इस 8 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, दोगुनी होकर 8 दूना के 16 हो जाएगा, यानी 16 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक माध्यिका क्रमशः 28.4 और 88 है, तो आंकड़ा समुच्चय का माध्य कितना होगा। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी प्रीवियस इस क्वेश्चन पेपर कराया था तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराया है। एक ही फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका - 2 गुणे माध्य होता है। बस इसी क्वेश्चन पे रख दीजिए। तो देखिए बहुलक और माध्यिका दिया है, तो बहुलक कितना दिया है, तो 28.4 दिया है। माध्यिका कितना दिया है, तो 3 गुणे 88 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि माध्य पूछ रहा है, यानी कि 2 गुणे माध्य को अगर x मानता हूँ तो x की वैल्यू पूछ रहा है। तो 2 से भाग दे देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इसमें 2 से भाग करूँगा तो 14.2 हो जाएगा ये। अब 44 में 3 का गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 44 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 को 2, 4 3 12, 1 13, यानी 132 हो जाएगा। और ये 14.2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो घटा देते हैं। तो 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ 11 में से 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 1 यानी कि 117.8 हो जाएगा। और यही x का मान हो जाएगा। और x को हमने माध्य माना है, तो माध्य की वैल्यू क्या हो जाएगी, 117.8 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास क्या है, 98 सेंटीमीटर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr² होता है। व्यास यानी कि डायमीटर दिया है आपको कितना, तो 98 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा, तो इसका आधा, तो 98 का आधा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो बस इसी फार्मूले पर रख दीजिए। तो 4 गुणे पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, इंटू r² यानी कि 49 गुणे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 से कट करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 दूना के 14 हो जाएगा, और 7 दूना के 14 1 15 हो जाएगा, 154 हो जाएगा, इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा, तो 4 और 49 हो जाएगा ये। तो देखिए डिजिट सम से निकाल सकते हैं क्या, तो 8 1 9 4 3 7 इसका डिजिट सम आ रहा है, इसका 9 हो जाएगा,
3 2 5 4 9, इसका 9 आ रहा है, इसका ये 9 हो जाएगा, और ये 5 2 7 2 9 हो जाएगा, यानी इसका 6 आ रहा है, और ये 3 3 6 6 और 2 8 हो जाएगा, और 16 4 22 22 यानी कि 4 आ रहा है। बिल्कुल डिजिट्स हमसे निकाल सकते हैं। देखिए इसका 1 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 का डिजिट सम होता है 7, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसका डिजिट सम 7 होगा, और 7 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 का डिजिट सम है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप गुणा करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेक्षण, आपको ये प्रेक्षण दिए हैं और पूछ रहा है कि माध्यिका कितनी होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले प्रेक्षण को या तो आरोही क्रम में लिख लीजिए या तो अवरोही क्रम में लिख लीजिए। उसके बाद से आप पदों की संख्या देखिए कि आपकी पदों की संख्या सम है या विषम है। तो अगर हम पहले काउंट कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी पदों की संख्या क्या है आपकी 11, जो कि ऑड है। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये वहाँ पद क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12/2, यानी कि कौन सा पद हो जाएगा, तो छठवां पद क्या हो जाएगा, इसकी माध्यिका होगी। तो छठवां पद देख लेते हैं। तो सबसे छोटा क्या है, तो 11 है, तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद से क्या है, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद से क्या है, तो ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। फिर उसके बाद से ये 5वें नंबर पे हो जाएगा, और 6वें नंबर पे क्या हो जाएगा, 35, यानी कि 35 क्या हो जाएगा, इसकी माध्यिका हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 7.5 अनुपात 19.5 समानुपात 16 अनुपात x है तो x का मान कितना होगा। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो इसको लिख देंगे 7.5 डिवाइडेड बाई 19.5, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 16/x के बराबर हो जाएगा। तो चूँकि ऊपर और नीचे एक स्थान पर दशमलव है तो दशमलव को हटा दीजिए। तो अब कट कर लीजिए, तो 5 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। 5 से कट करेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा, 4 × 45, 5 × 9 = 45 हो जाएगा। 3 से कट करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 13 × 3 = 39 हो जाएगा। तो अब इस 13 का इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 16 × 13 और डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो 16 में 13 का गुणा करेंगे तो 16 32 16 3 48 हो जाएगा, 4 16 में 16 और 4 20 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 एकम में 5 हो जाएगा, 3 30 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, यानी 41.6 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 797 है। तो कह रहे हैं कि वह धनराशि निकटतम पूर्णांक तक क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते भी होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन करने का जो सबसे आसान तरीका मैंने बताया है कि परसेंटेज से खेलना होता है। तो 16% की वैल्यू अगर हम लिखें तो 16 बटा क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 बार और 25 चौको 100। तो जो भी ये वैल्यू आती है हर के रूप में, जो कि यहाँ पे 25 प्राप्त हुआ है, तो 2 साल का यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, चूँकि 2 साल का अंतर ये है, यहाँ पे 2 साल का अंतर है, यहाँ पे मिसिंग है। क्वेश्चन में 2 वर्ष का ये अंतर दिया है आपको 797। तो 2 साल की अगर बात की तो ये जो 25 है बस इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि अगर हम मूलधन 625 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से आपको मूलधन बताना है। तो देखिए पहले साल का अगर 4/25 करेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा, दूसरे साल का करेंगे तो 100 हो जाएगा। इस 100 का दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा, इस पर भी 4/25 लगेगा, तो 25 चौको 100, 4 चौको 16 हो जाएगा। अब इसी जो अंतर आ रहा है 16, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, 797 दिया है आपको। तो यहाँ से आपसे 625 की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देंगे। तो 16 से अगर भाग करेंगे तो 16 32 16 43, 16 चौको 64, यानी कि 4 बार हो जाएगा। 6 और 9 15, 157 हो जाएगा। तो 16 9 144 हो जाएगा, 44 यानी कि 6 और ये 7 6 13 यानी 130 हो जाएगा। तो 16 8 128 हो जाएगा,
यानी कि 49.8 के करीब आएगा इसको भाग देने के बाद से। चूँकि आंसर आपका अप्रोक्सीमेट में पूछ रहा है तो हम भी अप्रोक्सीमेट में लेंगे। तो 49.8 क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू 625 की आपसे पूछ रहा है, तो 625 का मान निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे हम, 625 में गुणा कर लेते हैं किसका, तो 49.8 का हम गुणा कर लेते हैं। तो 50 अगर मान ले तो ये 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 5 दूना के 10 और 2 12 हो जाएगा, 6 पच्चे 30 और 31 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी 31,250 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे 0.2, तो 0.2 बार इसका गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12, 1250 हो जाएगा ये, यानी एक स्थान पर दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। 125 अगर इसमें से घटाएंगे तो 31 हो जाएगा और 250 में से 125 यानी कि 125 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि वैल्यू हमने अप्रोक्सीमेट में लिया है तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 8 = 0 और ये दोनों के मूल जो हैं सार्व हैं तो k का मान ज्ञात करिए। तो देखिए दोनों के मूल सार्व मतलब क्या है, समान है। तो यहाँ से अगर हम मूल अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो सीधे हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे तो -4 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो -k/2 के हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसे 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 8/3 किसका मान निकल के आ जाएगा, इस k का मान निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। मैंने क्या किया है कि हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर इसके दोनों मूल अल्फ़ा और बीटा है तो मूलों का योगफल के लिए इस वाले फार्मूले पर मैंने लिख दिया है। तो -b/a होता है, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ से मैंने लिखा है तो -k बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए। इसी तरह इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा -4/3 हो जाएगा। चूँकि दोनों के मूल सार्व हैं यानी बराबर हैं तो इन दोनों को मैंने बराबर करके की वैल्यू निकाल दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीलर 63,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर 30% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसकी प्रतिशत हानि कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए 5% का लाभ मतलब क्या हो जाएगा, तो 5% के फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 1/20 यानी कि 20 रुपये का सामान खरीद के लाया है तो बेच कितने पे रहा है, 21 पे बेच रहा है। आगे कह रहा है 30% की हानि। तो 30% की वैल्यू में पता है कितनी होती है, तो ये होती है 3/10 होती है। यानी कि 10 रुपये का सामान अगर लाया है तो 3 रुपये की हानि यानी कि 7 रुपये पे क्या कर रहा है, बेच रहा है 10 रुपये का सामान। तो चूंकि दोनों कंडीशन में जो बेच रहा है वो विक्रय मूल्य समान है तो इसको बराबर कर लेंगे। तो 3 से गुणा कर लेके 21 बना लेते हैं, तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए अब 21 रुपये इसका विक्रय मूल्य दोनों का निकल के आ गया। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 20 और 30 50 रुपये इसका क्या हो जाएगा, टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा। और बेच कितने में रहा, तो 42 रुपये में बेच रहा है, 21 दूना के 42 रुपये में। तो कितने रुपये की हानि हो रही है, तो 8 रुपये की हानि 50 पे हो रही है। तो 100 रुपये पे कितने की हानि होगी, तो 8 दूना के 16 की हानि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले जिन जिन का हर 8 है उनको पहले एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, तो 6, यानी कि 6/8 हो जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा, तो 5/16 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। अब इसको 16 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा। 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 और 5 17/16 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। घटा देंगे तो 17 - 16 दूना के 32 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। 32 में से अगर 17 हम घटाएंगे तो -15 हो जाएगा। तो -15/16 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जब 30, 15, 21 और 11 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में जो प्राप्त संख्याएं हैं वो समानुपात में होती हैं।
तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर y की वैल्यू 0 से बड़ी है तो y का मान कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं, इस वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो करने का सबसे आसान तरीका ये है कि पहले इसको आप लिख लीजिए कि 30, 15, 21 और 11 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो इन दोनों का अंतर निकालिए, इन दोनों का अंतर। तो 30 और 15 का अंतर 15 हो जाएगा, 21 और 11 का अंतर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको सुविधानुसार आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। इसके बाद से क्या करते हैं कि इस 30 का इस 2 में गुणा करते हैं और इस 3 का इस 21 में गुणा करके इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो 30 दूना के कितना हो जाएगा, तो 60 और माइनस 21 63 हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो -3 आएगा। अब ये जो आएगा इन दोनों के अंतर से भाग देना है, तो 3 और 2 का अंतर 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, -3 निकल के आ जाएगी, ये x की वैल्यू। आपसे पूछ रहा है कि इसका मान, तो बस रख दीजिए। तो 6 गुणे x का मान है -3 बटा y, ये बराबर हो जाएगा y और बटा गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो -3 3 9 -9 हो जाएगा। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -18 इंटू -18 हो जाएगा, यानी यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 इंटू 18 स्क्वायर रूट लेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू 18 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, आप जाके वीडियो की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप इस ट्रिक से वाकिफ हो चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया 5:3, उनका एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल 135 है। तो कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इनमें अनुपातिक संबंध अगर x है तो 5x इंटू 3x, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF और गुणे LCM, यानी जो कि 135 है। यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 3 15, 135 में 15 से भाग करेंगे तो 15 9 135, 9 बढ़ जाएगा, यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी। तो जैसे ही x की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी तो संख्या क्या हो जाएगी, तो 5x यानी कि 5 3 15 हो जाएगी, और 3x यानी कि 3 3 कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ से इसका HCF कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और LCM कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 3 3 9 और 9 पचे 45, इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि इसके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि 1/3 प्लस 1/45 का मान आपसे पूछ रहा है। नीचे 45 आना चाहिए, नीचे 45 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 3 से 45 में भाग करेंगे तो 15 3 45 और प्लस 1 हो जाएगा, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16/45, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 50 अंश अधिक है। तो छोटा कोण, इस तरह का क्वेश्चन इसी वीडियो में मैंने कराया है। तो डायरेक्ट 180 में से 50 घटा दीजिए तो 130 हो जाएगा। 130 को 2 बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए तो 65 दूना के 130 होता है, तो 65 65 हो जाएगा। छोटा कोण पूछ रहा है तो 65 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा कोण पूछता तो बस 65 में 50 जोड़ देते, जो कि स्टार्टिंग में हमने घटाया है। तो ये बड़ा कोण हो जाएगा, ये छोटा कोण आपसे पूछ रहा है, 65 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ईश्वर नाव के धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे धारा की दिशा में इसी दूरी को 15 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल कितनी होगी। तो देखिए, धारा के विपरीत में अगर नाव की चाल को x मानते हैं और धारा की चाल को अगर y मानते हैं, तो धारा के विपरीत यानी कि x माइनस वाई, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 721। इसमें क्या करेंगे हम, 42 से भाग करेंगे तो ये उसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। दूसरे वाले क्वेश्चन से यानी कि x प्लस वाई धारा के दिशा में यही दूरी कितने में तय करता है, तो 15 घंटे में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, तो 721/15 हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि धारा की चाल यानी कि y का मान पूछ रहा है,
तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा। 721 और बटा कितना हो जाएगा 15, इसमें से माइनस कर देंगे 721 बटा 42 माइनस कर देंगे, दोनों में से घटाएंगे तो 721 कॉमन ले लेंगे। नीचे 3 का फैक्टर दिख रहा है तो 3 भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा, तो 3 से करेंगे तो 14 28 14 42 यानी कि 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो 9 5 14 9 और 14 5 70 यानी कि 9/70 हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो 721/3 इंटू 9 बटा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, ये 7 से कट कर लेते हैं तो 7 एकम में 7 0 7 21 हो जाएगा, यानी कि 103 गुणे 3 और नीचे कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ऊपर गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 309 हो जाएगा, और 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2y इसकी वैल्यू हो जाएगी 30.9 हो जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 से भाग करेंगे तो 15 और 45 दूना के 90 यानी 15.45 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, ये धारा की चाल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो ये एक बेसिक सवाल था। आप इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं धारा और नाव का तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बाकी इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी, और कैलकुलेशन भी मैंने एकदम शॉर्ट तरीका बताया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरीके से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो ए कह रहा है कि 18 मिनट में भर सकता है, और ये क्या कर रहा है, बी क्या है, तो 20 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में ए पाइप को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी भी खोल दिया जाता है, तो कितने समय में शेष टैंक पूरी तरीके से भर जाएगा। तो देखिए, इन दोनों कैल्शियम ले लेंगे, इन दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 18 दूना के 36 यानी कि 360 मान लेते हैं। 18 से भाग करेंगे तो इसकी इफिशियंसी 20 निकल के आ जाएगी, इसकी 18 निकल के आ जाएगी। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 मिनट के बाद बी जो है वो भी खोल दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो 6 मिनट तक चला है, तो पर मिनट वो 20 पानी भर रहा है, तो 6 मिनट में टैंक में कितना पानी भर देगा, तो 6 दूना के 12 यानी कि 120 जो है वो पानी क्या करेगा 6 मिनट में भर देगा। और टोटल कैपेसिटी कितनी है, तो 360 है। तो अब बचा कितना होगा, तो 360 में से 120 घटा देंगे, यानी कि 240 जो कैपेसिटी होगी अब बची होगी टैंक की। उसके बाद से जैसे ही बी खोलता है तो देखिए ए जो है वो 20 भरता है और बी जो है वो 18 खाली करता है, तो नेट कितना भरा जा रहा है, तो 2 भरा जा रहा है पर मिनट। तो अब कैपेसिटी कितनी होगी, तो 240 को 2 के हिसाब से भरने में कितना समय लगेगा, तो भाग दे देंगे, तो 2 एकम में 2 2 2 1 4 यानी कि 120 मिनट में क्या होगा, टैंक इस तरीके से भर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x और 338 के बीच मध्यानुपात 260 है तो x का मान कितना होगा। तो देखो, मध्यानुपाती मतलब क्या होता है कि अगर a और b है तो इसका मध्यानुपाती निकालना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट में a इंटू बी होता है, ये मध्यानुपाती का फार्मूला होता है। तो उसी हिसाब से कह रहा है कि x और कितना 338 है, इसका मध्यानुपाती कितना है, तो ये आपको दिया है 260 है। तो यहाँ से x का मान पूछ रहा है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो इधर से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और इधर हो जाएगा 260 इंटू कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। इसमें डिवाइड बाई x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 338 कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 260 गुणे 260, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 338 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 13 दूना के 26 20 बार चला जाएगा, 13 दूना के 26 हो जाएगा, 4 7 8 78 हो जाएगा, 13 छक 78 हो जाएगा। 26 से करेंगे तो ये एक बार चला जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, तो 20 में 10 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 करा है कि वह अवधि जो कि वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 की धनराशि 4% वार्षिक धारण ब्याज की दर से
कितना हो जाती है, तो 2280 हो जाती है। तो 2280 हो जा रही है और धनराशि कितनी है, तो 1200 की है। तो इस पे ब्याज कितना लग रहा है, तो 8 हो जाएगा, घटा देते हैं ये, यानी 1080 रुपये ब्याज लग रहा है। और हमें पता है कि ब्याज बराबर कितना होता है, तो मूलधन जो कि 1200 है इंटू दर जो कि 4% है, समय आपसे पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 9 108 होता है, यानी कि 90 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 90/4 हो जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 दूना के 8, 1 10, 4 दूना के 8, 2 20, 4 5 20, यानी कि 22.5 ये क्या हो जाएगा, वर्षों की संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे और 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसने 1 रुपये में कितने नींबू बेचे होंगे। तो देखिए 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे, तो 7। तो पूछ रहा है कि 75% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि 7 नींबू कितने रुपए में बेचा होगा कि उसको 75 रुपये का क्या होगा, लाभ मिलेगा। तो 75% की वैल्यू कितनी होती है, तो 75% की वैल्यू क्या होती है, तो 3/4 होती है। यानी इसका मतलब अगर 4 रुपये में खरीद के लाया है तो 3 रुपये का लाभ, यानी कि कितने रुपये में बेच रहा होगा, तो 7 रुपये में बेच रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे वस्तु की जो वैल्यू दिया वो भी 7 दिया है, इसका मतलब जो बेच रहा होगा कितने रुपये में बेच रहा होगा, यानी 1 रुपये के सामान को कितने में बेच रहा होगा, 4 रुपये में, तब जाके उसको 75% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा। तो औसत निकालने का बहुत ही आसान फार्मूला है। जब भी आंकड़ों के बीच में जो अंतर है वो समान होता है, तो हमेशा आप पहली वैल्यू को पकड़िए और अंतिम वैल्यू को पकड़िए और दोनों को जोड़ के और डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, तो ये आपका औसत निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या पूछ रहा है और 14 पहली, तो पूर्ण संख्या की शुरुआत हमेशा 0 से होती है और 14वीं पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब पहली और अंतिम हमें पता चल गया, इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे, तो 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13, 13/2, इसका मतलब होता है 6.5। तो इसका औसत क्या निकल के आ जाएगा, 6.5, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से 5 जून 2025 को जो आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था, उसमें क्वांट के जो भी महत्वपूर्ण 29 क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके डिस्कस किए। जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, और जहाँ पे शॉर्ट अप्रोच की ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने शॉर्ट अप्रोच भी इंट्रोड्यूस किया, बताया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, आपकी अपनी स्वेच्छा है। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।